नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। और आज है 17 फरवरी और शुरुआत करते हैं हम आज के करंट अफेयर्स की एक सूचना के साथ कि यदि आप MPPSC प्री 2024 का पेपर देना चाह रहे हैं और इसकी टेस्ट सीरीज ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे, आप इसको कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। 80 टेस्ट है, 80 टेस्ट है इसके अंतर्गत। टॉपिक वाइज 60 है, यूनिट वाइज 10 है और फुल लेंथ टेस्ट 10 है। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं या डायरेक्ट प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके आप इस टेस्ट सीरीज को देना शुरू कर सकते हैं। शेड्यूल टेस्ट सीरीज के अंदर दिया गया है या आप इस नंबरों पे व्हाट्सअप करके इसका शेड्यूल भी ले सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज के विचारों के साथ। और आज का जो विचार है वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा कही गई बातें हैं कि ज़मीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु पानी अगर खारा हो तो फूल नहीं खिलते। इसी प्रकार से यदि हमारे भाव अच्छे हों, कर्म भी अच्छे हों, मगर हमारी वाणी खराब हो तो हमारे संबंध कभी नहीं टिकते हैं। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है हमारी वाणी पर। तो अच्छी भाषा का इस्तेमाल करिए। और शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न ये है कि चुनावी बॉन्ड योजना को कब अधिसूचित किया गया था। ये आपको जानकारी होगी। इसकी जो शुरुआत हुई थी 2017 में इसको अधिसूचित किया गया था। और ये क्या है, जब उस टाइम पे अरुण जेटली वित्त मंत्री थे तो उस टाइम पे उन्होंने इसको लॉन्च किया था। और भारत के अभी हाल ही में क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ का सुप्रीम कोर्ट है उसने चुनावी बॉन्ड को क्या कर दिया है, असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इसके पीछे कारण ये रहा है कि ये जो बॉन्ड रहे जब से ये लॉन्च किए गए थे तो राजनीतिक दलों के बीच में विवाद में तो उतना नहीं थे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए अच्छी चीज़ थी, लेकिन आम जनता के बीच में ये विवादों में रहे हैं। और कई चीज़ें थी जो जनता को समझ में नहीं आ रही थी। इसका मेन जो कारण रहा है एक तरह से, तो वो ये रहा है कि इसमें जो कंपनी अधिनियम की धारा 182 है, इसको क्या किया गया था, संशोधित किया गया था। तो जो कारपोरेट होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, वो इसको क्या करती हैं, फंडिंग की अनुमति देती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये क्या था कि जैसे आपने बॉन्ड खरीदा, आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आपने क्या किया कि बॉन्ड खरीदा जा करके। बॉन्ड कहाँ से खरीद सकते थे आप? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। 1000 रुपये से लेकर के आप 1 करोड़ तक के बॉन्ड खरीद सकते हो। इसके बारे में जो जानकारी रहेगी कि ये किसने लिया है, ये बॉन्ड केवल किसको रहेगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को रहेगी। बॉन्ड आपने लिया, बॉन्ड लेने के बाद आपने क्या किया, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को XYZ को आपने क्या कर दिया, वो पैसा डोनेट कर दिया, डोनेशन में डाल दिया। तो केवल पॉलिटिकल पार्टी को ये पता रहेगा कि ये पैसा जो है आपने आपके द्वारा दिया गया है। लेकिन थर्ड पर्सन जो हमारे यहाँ देश में RTI कानून है उसके अंतर्गत आप किसी से भी जानकारी ले सकते हैं। और हमारे देश में सभी विभागों में कर्मचारियों के द्वारा या किसी के भी द्वारा अपनी संपत्ति की घोषणा की जाती है कि वर्तमान में मेरी क्या संपत्ति। जब आप आयकर भरते हैं, अपना रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसमें आपको एक एक चीज़ की इंफॉर्मेशन देनी होती है कि आपने इतनी इनकम कहाँ से हुई, पहले ये बताना होता है कि आपने खर्चा कहाँ किया। लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत ही ज़्यादा क्या कहती थी, सिक्योर थी। आप RTI लगा के ये नहीं पूछ सकते कि ये फंडिंग कहाँ से आई। खर्चा तो ये चुनाव आयोग को बता देते कि हमने यहाँ खर्च किया, लेकिन ये पैसा आया कहाँ से। दूसरा, उसका नाम भी नहीं बता सकते। बैंक को और पॉलिटिकल पार्टी को पता चलता है, पता रहता है कि हाँ ये पैसा यहाँ से आया है। तो एक बात तो ये थी। दूसरी बात ये थी, इसके कई चीज़ों के दुष्प्रभाव थे। कई बार ऐसा होता है कि देखा गया, जो चुनाव सुप्रीम कोर्ट है जब उसने सुनवाई करी तो वहाँ पर उसने ये देखा कि इसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि जो कंपनियों को एक तरह से ब्लैकमेलिंग भी की जा सकती है, कि जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं तो उनको यहाँ पे परेशान करने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि बैंक किसने आपको क्या किया, फंडिंग दिया। तो जो करंट की गवर्नमेंट है उसको तो पता है कि इसने मुझे फंडिंग दी है, ठीक। अब ये सरकार पलट गई, दूसरी आ गई, तो पता चला वो कंपनियों को क्या हो जाता, जो नई सरकार आएगी बोलेगी ठीक भैया तूने उनको तो पैसे दिए तो मेरे को क्यों नहीं दिए। तो यहाँ से वो लोग उनको ब्लैकमेल करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये इसका मिसयूज भी होने के कई चांसेस रहते हैं। अब आप इसको ये नहीं जान सकते कि ये कंपनी को परेशान क्यों किया जा रहा। परेशान करने के कई माध्यम हो सकते हैं, लेकिन जो कंपनीज होती हैं इस वजह से वो कई बार दोनों पॉलिटिकल पार्टी, तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या करती हैं, फंडिंग करती है। उनके लिए एक समस्या हो जाती है कि हमें सबको पैसा देना पड़ेगा। तो वो तो एक है कारण। दूसरा, इसमें पैसा कई बार घाटे की जो कंपनियां होती हैं वो भी इसमें पैसा देती हैं, और क्योंकि ये गुप्त रखा जाता है तो बाद में पता चलता है एकदम से वो प्रॉफिट में आ जाती हैं। तो इसमें अलग अलग प्रकार के फंडिंग के भी चांसेस थे, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको ये माना कि भाई कोई भी आप सरकार हो, आप जनता के प्रति क्या हो, जवाबदेह हो। जब जनता आपके प्रति जवाबदेह है कि उसकी ये इनकम कहाँ से हो रही है, इस पैसे उसके पास कहाँ से आ रहे हैं,
सारी चीज़ें आप आरटीआई के दायरे में लाते हो। हालांकि जब आरटीआई की ये सुनवाई कर रही थी सुप्रीम कोर्ट, तो मज़ेदार बात ये है कि ये वही सुप्रीम कोर्ट है जहाँ पे आप उससे ये नहीं पूछ सकते कि इस व्यक्ति को आपने सुप्रीम कोर्ट में जज कैसे नियुक्त किया है। आप आज की डेट में जो कॉलेजियम सिस्टम है, तो सुप्रीम कोर्ट चाह रही कि हर चीज़ ट्रांसपेरेंट हो, लेकिन वो ये नहीं चाह रही कि आप ये जान पाओ कि आपने इस व्यक्ति को किस कारण से जज बनाया है। तो कॉलेजियम में भी आरटीआई नहीं लगता है, ये चीज़ आप सभी को पता होनी चाहिए। हालांकि ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी की यहाँ पे बात करी जाए तो राजनीतिक दलों को उन्होंने क्या किया है कि भाई आपको आरटीआई के अंतर्गत आना पड़ेगा, आपको ये चीज़ बतानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 91A में सूचना का जो अधिकार है ये उल्लंघन करती है। हमें इसका जो है सभी को पता होना चाहिए, आप कौन सा क्या दल समर्थन कर रहा है, तो किस उद्देश्य के लिए वो पैसा दे रहा है, कोई भी जो फंडिंग हो रही है कहाँ से हो रही है। चुनावी बॉन्ड की बात करें 2017 में ये आया था, और इसको क्या है उस समय पे जब ये आया 2018 में, इसको अधिनियम के द्वारा 2017 अधिनियम के द्वारा इसको लागू किया गया, तो वहाँ पे जितने भी हमारे आयकर अधिनियम थे, क्योंकि इसमें इनकम टैक्स में छूट मिलती है, जो भी इसको पॉलिटिकल दान में हमारे यहाँ क्या होता है कि यदि आप एक तरह से ये समझो कि यदि आपने 1 लाख रुपए का दान किया, ठीक है, 1 लाख का आपने दान किया और आपकी इनकम उस समय 10 लाख के लगभग हुई, तो आपका सीधे सीधे आपका 9 लाख पे आपको टैक्स लगता है, 1 लाख में आपको छूट मिल जाती है। तो ये राजनीतिक दल को जो पैसा देते हैं उनको उसमें टैक्स में क्या मिलती है, छूट मिलती है। केवल एसबीआई बैंक है जो ये चुनावी बॉन्ड क्या करता है, ये जारी करता है। 100% छूट का है। हमारे अभी दान दक्षिणा में केवल 100% का छूट मिलता था, तो इसको भी दान की श्रेणी में ला दिया गया है। 1000 रुपये से लेकर के आप 1 करोड़ तक के बॉन्ड बनवा सकते हैं। इसकी वैधता जो होती है जिस दिन जारी होता है उस दिन से लेकर 15 दिनों तक की होती है। तो चुनावों के समय में एसबीआई को काफ़ी सारे बॉन्ड जारी करने पड़ते हैं। तो अब आगे देखते हैं इस पर क्या होगा। दूसरा प्रश्न है कि विश्व की जो पहली एयर टैक्सी है किस देश में चालू होगी, तो ये जो चालू होगी ये दुबई में होगी। एयर टैक्सी होगी, जिस प्रकार से आप ऑटो ओला ये सब बुक करते हैं उसी प्रकार से आप टैक्सी बुक कर पाएंगे। मेन बात यह है, लेकिन इसका नाम जो रहेगा दुबई एयर टैक्सी रहेगा। और ये जो जॉबी एविएशन S4 है उस पर केंद्रित है। ये दुनिया की पहली एयर टैक्सी होगी और बैटरी के द्वारा संचालित होगी, तो पॉल्यूशंस भी नहीं होंगे इसमें। और इसका लगभग 2026 में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है आज की डेट में कि लगभग जो एयर टैक्सी है इसकी डिमांड यहाँ पर बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 3 की कि विश्व सामाजिक मंच का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो इसका जो आयोजन किया जा रहा है नेपाल के काठमांडू में किया जा रहा है। विश्व के सभी देश इकट्ठा होते हैं यहाँ पर और पूरी दुनिया को एक दुनिया बनाने के लिए क्या करते हैं, आपस में बैठते हैं, बात करते हैं। सारे सामाजिक संगठन, सामाजिक आंदोलन, ट्रेड यूनियन, इन सब चीज़ों पे क्या होती है, बातचीत होती है, फिर आपस में विचारों का आदान प्रदान होता है। और सभी प्रकार के लोग चुनाव, चाहे वह पूंजीवाद से संबंधित हो, साम्राज्यवाद से हो, वैश्वीकरण से हो, इन सब चीज़ों पे चर्चाएं होती हैं। चर्चा होने के बाद उसके कंक्लूजन निकलते हैं। और इसकी जो शुरुआत हुई थी 2001 से हुई थी। वर्ल्ड सोशल फोरम के नाम से, WSSF के नाम से इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें सभी कार्यकर्ताओं इकट्ठा होते हैं, हर फील्ड के जितनी भी आइडियोलॉजी होती हैं दुनिया में, सभी आइडियोलॉजी वाले यहाँ पे इकट्ठा होते हैं और आपस में बैठ करके अपनी बातों को क्या करते हैं, रखते हैं। काठमांडू में होगी, इसको ध्यान में रखना है। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव संपन्न हुआ, यानी पूरी की पूरी जो वोटिंग हुई है वो एक दिन में हुई है। तो पाकिस्तान में नहीं हुआ है, ये हुआ है इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा एक दिन में वोटिंग कंप्लीट हुई है वहाँ पे। जैसे हमारे यहाँ जो चुनाव होते हैं वो 3 चरण, 4 चरण, 7 चरणों में होते हैं, 4 से 5 दिन के लिए होते हैं। अब हमारे यहाँ की अलग तरह की एक हमारी डेमोग्राफी है। हमारा देश अब विविधताओं वाला है, बहुत ग्रामीण क्षेत्र है, बहुत ग्रामीण अंचल होते हैं, वहाँ पे भी लोगों को चुनाव आयोग को पहुँचना होता है। लेकिन इंडोनेशिया ने एक दिन में चुनाव संपन्न कराया है और वहाँ पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी के लिए चुनाव हुए हैं। और प्रोबोवो सुबियांतो जो है वहाँ के अगले राष्ट्रपति होंगे, हालांकि उन्होंने अभी शपथ नहीं ली है। 1 अक्टूबर 2024 को उनको शपथ दिलाई जाएगी। इंडोनेशिया की बात करी जाए तो ये आपको यहाँ पे इंडोनेशिया दिख रहा होगा, ठीक है। और इंडियन ओशन से यहाँ पे लगा हुआ है और हमारा जो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र है और ओशिनिया है यहाँ पे आता है ये। और इसकी जो राजधानी है पहले जकार्ता थी, जो अब कलिमंतन है, जिसको नुसारा कहा जाता है। ये ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 5 की। प्रश्न क्रमांक 5 है आपके जो सिलेबस है उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। एक बार फिर से बता देता हूँ कि काफ़ी पहले आपको 30 मार्च 2023 का जो करंट अफेयर था उसमें आपको बताया था कि आप उठा करके देखेंगे, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है 30 मार्च 2023 के करंट अफेयर में। वहाँ को आप वहीं पे इस टाइम पे जो ये OpenGI है कि क्या कहते हैं AI है, OpenAI, ये वहाँ पे आपको बताया था। अभी भी यूट्यूब पे डाला हुआ प्लेलिस्ट में आप देखें, वहाँ पे बोला था कि AI से जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे पूछा
जा सकता है। कई बार नोट्स में आपको चीज़ें नहीं मिलती हैं, इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। करंट अफेयर्स में कई बार ऐसा समझ में आ जाता है कि यहाँ से प्रश्न के बनने की संभावना है, तो आप लोगों की जिम्मेदारी होती है कि जब ऐसे प्रश्न आए या बोला जाए, आपको पिन किया जाए, तो आप उनको नोट कर लिया करें। 30 मार्च 2023 को हमने करंट अफेयर में 30 और 31 मार्च की ही कोई थी, उसमें आपको बताया था कि AI से रिलेटेड वहाँ पे आपको क्वेश्चन एक कराया था, करंट से ही जुड़ा हुआ। तो वहाँ पे आपसे बोला था कि आपसे फ्यूचर में ओपन AI से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, किसने बनाया है, क्या बनाया। वहाँ पे आपको ये बताया था कि ये ओपन AI के द्वारा ही बनाया गया है। उनका एक प्लेटफॉर्म है, जिस प्रकार से यूनिक्स लाइनक्स होता है ओपन प्लेटफॉर्म पे रखा जाता है, फिर सभी लोग उसका यूज करते हैं। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसके जो बग्स होते हैं वो देखे जाते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा मल्टीपल यूजर होंगे उतने ज़्यादा बग्स आएंगे। ये कंपनियां क्या करती हैं, उसको उतनी स्पीड में सुधारती हैं, तो उसमें जो उसकी जो क्या कहते हैं सफल होने के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। फेसबुक भी पहले ओपन AI पे रखा गया था, सभी लोग यूज करते थे उसको, फिर धीरे धीरे उसका दायरा बढ़ाया गया। तो जो बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं वो इसी प्रकार से चलते हैं। तो अभी क्या हुआ है, गूगल ने अपना एक जो चैट बॉट है इसका नाम रखा है जेमिनी रखा है। तो ये किसके द्वारा है, ये गूगल के द्वारा है, ठीक है। तो आने वाले समय में आपसे पूछ लिया जाए तो आपको इसमें आश्चर्य नहीं होना है। कभी भी पूछा जाए कि जो इनका क्या था, पहले बार्ड नाम से एक क्या कहते हैं इनका चैट बॉट था। चैट बॉट क्या होता है, जैसे आपने गूगल टेक्स्ट का यूज किया होगा, आप बोलते हैं तो वो उसको क्या करता है, टाइप करता है। आपने उसको बोला कि मेरे को म्यूज़िक सुनाओ, तो वो उसको म्यूज़िक आपको सुनाता है। यदि ये चीज़ें आप यूज करते हो तो आपको आइडिया होगा। तो उसका जो चैट बॉट था उसका नाम था बार्ड। अब इसको इन्होंने फिर से रीब्रांडिंग की है और उसका नाम रखा है जेमिनी, ठीक है। जेमिनी, जी फॉर गूगल से, ये ध्यान में आप रखेंगे। तो इसको रीब्रांड करके इन्होंने लॉन्च किया है, और ये जो आपका iOS है और एंड्रॉयड है ये सभी प्लेटफॉर्म पे चलेगा। अभी इसको इन्होंने लगभग 150 से अधिक देशों में लॉन्च किया है, अलग अलग भाषाओं में इन्होंने किया है। अभी 40 के आसपास लैंग्वेज इन्होंने उस पर ओपन किया है। 2022 में ओपन AI चैट GPT लॉन्च किया गया था। ये ओपन AI है प्लेटफॉर्म, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। चैट GPT आपसे पूछा गया था, 30 मार्च को मैंने आपको ये पढ़ाया भी था। अभी भी बोल रहा हूँ कि ऐसे जो टेक्निकल वर्ड्स वाले क्वेश्चंस आपको एकदम से रेंडमली मिलते हैं, उनको आप अपने एक बुक के किसी भी लास्ट पेज में एक बार जरूर लिख लिया। इसमें मोटी बात ये लिखनी कि ये क्या है, किसके द्वारा है, किसका बनाया हुआ, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। तो जिस प्रकार से जेमिनी आया, तो जेमिनी याद रखना है कि गूगल का चैट बॉट है। पेपर को आपसे पूछ सकता है कि ये क्या है, जेमिनी गूगल का प्रोडक्ट चैट बॉट है, किसकी जगह है, तो बार्ड की जगह। तो बार्ड और जेमिनी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, गूगल का AI चैट बॉट है, ठीक है। तो ओपन AI की बात करी जाए तो ये इसने चैट GPT लॉन्च किया था, और अभी इसका GPT की 3rd फैमिली चल रही है, 4th भी आ गई, GPT 4th जनरेशन होगी। जैसे आपका इसमें GSM में आता है और आपका 4G आता है, 2G 3G, इसी प्रकार से इनकी भी जनरेशन आगे आने वाले टाइम में आएगी। इसके बाद में नाम भी बदल सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है आपका, कोमारवेली मल्लाना मंदिर किस राज्य में स्थित है। ये खबरों में क्यों है, ये खबरों में इसलिए है क्योंकि ये तेलंगाना में है, और हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, ये गए हुए हैं तेलंगाना, और वहाँ पर इन्होंने मल्लिकार्जुन स्वामी देवस्थानम आंध्र प्रदेश में और उत्तरी तेलंगाना क्षेत्र में, यहाँ पे वहाँ जो मंदिर है, वहाँ का एक मंदिर, वहाँ पर जाकर इन्होंने कई रेलवे स्टेशन की कई परियोजनाओं का इन्होंने वहाँ पे इनोग्रेशन किया। तो हमारे स्टेट के CM वहाँ जाकर के यदि कोई कार्य करते हैं तो वो हमें याद रखना है, क्योंकि उनकी एक तरह से यात्रा है। तो वहाँ पर उन्होंने बोला है कि मैं महाकाल की नगरी से आया हूँ, और मल्लिकार्जुन की नगरी पे गए हैं वो। तो इनको जो बोला जाता है, इस स्थान को कोमारवेली मल्लाना के नाम से भी जाना भी जाता है। ये इंद्र कीलाद्री पहाड़ी है, वहाँ पर ये स्थित है। और ये इसकी विशेषता ये है कि ये भगवान शिव का ही मंदिर है, लेकिन यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ जो शिवलिंग की पूजा होती है, लेकिन यहाँ पर विग्रह रूप में होती है। विग्रह रूप मतलब एक प्रतिमा होती है, जैसे अभी अयोध्या में राम मंदिर में स्थापित की गई वो विग्रह है, उनका आप एक शरीर पूरा का पूरा होता है, आप उनको देख सकते हैं, प्रतिमा के रूप में होती है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 7 की। राज्य शासन द्वारा कितने प्रमुख लघु वनोपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या किया गया है, घोषित किया गया है। MSP की बात हो रही, तो 32 लघु वनोपज हैं, यानी जो वनों में पाए जाते हैं उनको सरकार ने क्या किया है, MSP उन पर घोषित किया हुआ। ये प्रश्न आपसे आने वाले समय में बन सकता है। क्यों बन सकता है, उसके पीछे कारण ये है कि अब सरकार क्या कर रही है, खबरों में इसलिए है कि गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम अपना जो एक्सपोर्ट है इसको बढ़ाने के लिए, जो भी हमारे ट्राइब्स एरिया हैं, आदिवासी ज़िले हैं, वहाँ पर हम जितने भी हमारे ये वनोपज होते हैं, जो वनों में उत्पादन होता है, ठीक है, जिसमें आपका शहद आ जाता है, बहुत प्रकार की औषधियाँ आ जाती हैं, ये सारी चीज़ें होती, इनको हम लोग क्या करेंगे, GI टैग दिलवाएंगे, यानी जैविक प्रमाण पत्र इनको दिलवाया जाएगा।
क्योंकि बहुत सारे ऐसे वनोपज हैं जिनकी पहचान हमारे जो आदिवासी समाज के लोग होते हैं उनको बहुत ही बारीकी से होती है। तो उनकी ये विशेषता है, तो उस विशेषता का जो अधिकार होना चाहिए, बौद्धिक संपदा अधिकार आपके प्री के टॉपिक में है और बाकायदे दिया हुआ है, एक यूनिट ही अलग बनाई गई है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। बात करी जाए लघु वनोपज या इससे जुड़े हुए लोगों को सरकार क्या कर रही है, तो जो तेंदुपत्ता है इस पर सरकार ने अभी क्या किया है, इसका जो रेट होता है, इसका जो प्राइस मिलता है वो बढ़ाया हुआ है उनको, क्योंकि तेंदुपत्ता का जो संग्रहण या उसके जो इकट्ठा करने वाले बहुत सारे लोगों का उसमें जीवन चलता है, तो सरकार ने इनके जो श्रमिक होते हैं इनके लिए पहले से ही 2011 में एकलव्य वनवासी शिक्षा विकास योजना चला रही है, जिसका उद्देश्य क्या है, तेंदुपत्ता के जो श्रमिक होते हैं जो तेंदुपत्तों को बीनते हैं फिर इकट्ठा करते हैं, फिर सरकार उसको परचेज करती है, तो उसके लिए ये योजना चल रही है। उसके अलावा बात करी जाए तो हमारे यहाँ 2004-05 में ही लघु वनोपज प्रसंस्करण और अनुसंधान केंद्र बरखेड़ा पठानी में स्थापना इसकी की गई है। लघु वनोपज आधारित 840 प्रकार की औषधियों को बनाने का लाइसेंस बना है, जिनमें से 350 औषधियों का निर्माण वर्तमान में सरकार के द्वारा किया जा रहा है। बात करी जाए तो जो लघु वनोपज संग्रह करते हैं उनको राज्य शासन द्वारा 32 जो प्रमुख वनोपज हैं उन पर MSP घोषित की गई है, यानी कि बाजार में यदि उनको वो मूल्य नहीं मिलता है तो सरकार उनको उचित मूल्य देती है। बात करी जाए आगे की, तो इसमें सरकार की प्रधानमंत्री वन विकास योजना चल ही रही है जो कि वनोपज वालों के लिए है। तो 126 वनधन केंद्र इस पे हमारे प्रदेश में जो है इस समय बनाए गए हैं, चल रहे हैं। इसमें 70 वनधन केंद्रों का प्रसंस्करण यानी कि जो उस पे उत्पाद मिलते हैं उनसे प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। साथ ही में सरकार जो वर्तमान में तेंदुपत्ता संग्रहण है, ये सरकार का पहला फैसला था। ये ध्यान में रखना है कि जब ये गवर्नमेंट जो करंट में बनी है, जो नए CM बने, इन्होंने सबसे पहला जो फैसला लिया था, एक तो लाउड स्पीकर का लिया ही था, दूसरा फैसला जो उन्होंने एक काम का अच्छा काम का लिया था वो था तेंदुपत्ता संग्रहण में जो 3000 रुपये प्रति मानक पहले जो बोरा में भरते हैं वो मिलता था, तो उसको बढ़ा करके उन्होंने 4000 रुपये बोरी कर दिया था, ठीक है, बोरा कर दिया था। अब आपको ये ध्यान रखने वाली बात है कि 2003 में इसमें 400 रुपये मिलते थे, अब वर्तमान में इसको 4000 रुपये कर दिया गया। वन मंत्री कौन है, तो श्री नागर सिंह चौहान है। प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ बढ़ेंगे। राज्य में बॉक्सिंग एकेडमी की खिलाड़ी है कुमारी अंजलि सिंह, इनका संबंध किस खेल से है, तो इनका जो संबंध है ये बॉक्सिंग से है। खबरों में है, खबरों में इसलिए है क्योंकि इन्होंने यूथ वर्ल्ड कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप मेंटिग्रिगम बुड़वा में जो होने वाली है वहाँ के लिए ये क्वालिफाई कर गई हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ था, इनका ट्रायल हुआ था हरियाणा में, तो वहाँ पर इन्होंने सफलता प्राप्त करी है और ये जो चैंपियनशिप होने वाली है 3 से 11 मार्च तक होगी। और खेल एवं कल्याण युवा मंत्री कौन है, श्री विश्वास सारंग हैं, कैलाश सारंग। प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ बढ़े। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है भोपाल में। और अभी क्या हुआ है कि यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था जिसमें इसके जो संस्थापक रहे, आपसे कभी भी पूछा जाए तो याद रखना है, राजू रकर राज थे इसके संस्थापक। तो इनके अभी याद में अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो वहाँ पर एक उनका ऑडिटोरियम बनाया गया है जिसका उद्घाटन जो किया है हमारे वर्तमान जो धर्मस्व मंत्री हैं, सांस्कृतिक मंत्री धर्मेंद्र लोधिया, इनके द्वारा किया गया है। और ये दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय की स्थापना ही इनके बहुत छोटे से स्थान से की गई थी। एक तरह के टपरी से इन्होंने शुरू किया था, छोटा सा टपरा था, वहाँ से करते करते इसके लिए बहुत लंबा संघर्ष किया इन्होंने। अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है। दुष्यंत कुमार इसकी स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय की जो स्थापना हुई थी 1997 में हुई थी, लेकिन इनका जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में हुआ था और वहाँ का गांव है राजपुर नवादा, वहाँ पे हुआ था। आगे की तरफ बढ़ें। आखिरी प्रश्न की, माँ मकर वाहिनी नर्मदा मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये जो मंदिर है ये जबलपुर में है और कल ही माँ नर्मदा का क्या किया गया था, जयंती मनाई गई थी, तो उसी में जुड़ा हुआ प्रश्न है आपसे। तो जो मकर वाहिनी प्रतिमा है, मकर क्या है, मकर जो है यानी मगर, ये माँ नर्मदा का क्या है, उनका आसन है, ठीक है, वाहन है इनका। और आपको कहीं भी जितने लोग जुड़े हुए हैं इससे उनको मालूम होगा कि नर्मदा जी की आपकी कहीं फ़ोटो मिलेगी तो वहाँ पे मगर आपको फ़ोटो में ज़रूर दिखेगा, तो इनसे जुड़ा हुआ है। उसी पर आधारित कलचुरियों के द्वारा 10वीं शताब्दी में जो वहाँ के राजा थे, राजा कर्ण ने, इन्होंने 10वीं सदी में कराया था। और संस्कृत में मकर कहा जाता है मगर को, और माँ नर्मदा का वाहन है इसलिए इनको मकर वाहिनी कहा जाता है। और जो ऐतिहासिक लोग हैं उन्होंने ये कहा कि 1860 के आसपास त्रिपुर में चल रही खुदाई में ये मूर्ति मिली थी और जबलपुर के जो पानदरीबा है वहाँ पर ये मंदिर बनवा करके स्थापित की गई थी। कलचुरियों के द्वारा बनाई गई है, 10वीं शताब्दी में राजा कर्ण ने बनवाई थी मकर वाहिनी मंदिर। हमने आपसे पिछले दिनों एक प्रश्न पूछा था कि झाबुआ के
कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग दिया गया है, ये किस वर्ष दिया गया है? लगभग बहुत सारे लोगों ने उत्तर दिया था। आशीष जामरा ने लगभग जीआई टैग पूरा इन्होंने बता दिया था, काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल शेयर की थी। यहाँ पे हम थोड़ी सी ले रहे हैं उनसे, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छा आंसर दिया था। और बाद में राजकुमार सिंह हैं और राहुल सिंह हैं, इनके द्वारा भी आंसर दिया गया था। तो इसका ये है कि जो झाबुआ कड़कनाथ को जो जीआई टैग दिया गया था 2018 में दिया गया था। और इसकी जो खासियत है, इसका विशेषकर इसका जो मीट है वो इसकी खासियत है, ब्लैक कलर का होता है और इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और झाबुआ अपने आप में चंद्रशेखर आज़ाद के लिए प्रसिद्ध है ही, क्योंकि उनका जन्म स्थान से जुड़ा हुआ है। साथ ही में बांस की गुड़िया कला है, उनको पद्म अवार्ड भी सम्मानित किया जा चुका है। रज्जू जो राजा झब्बू भील हैं, इनके नाम से इसका झाबुआ पड़ा था। बहुत अच्छी बात इन्होंने यहाँ पे बताई है राजकुमारी ने कि स्थानीय राजा झब्बू भील के नाम पर इसका नाम झाबुआ पड़ा था। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लेंगे। और अलीराजपुर धार में पाया जाता है ये जो मुर्गा होता है। झाबुआ कड़कनाथ मुर्गे को सरकार के द्वारा जो जीआई टैग दिया गया है वो इसीलिए दिया गया क्योंकि इसकी जो मिलता है ये केवल ये एक ही मात्र जगह है जहाँ पर ये पाया जाता है। अब उसके कारण क्या है, जीआई टैग मिल गया तो अब वहाँ को पहचान मिल गई, तो अब वो मुर्गा पूरी दुनिया में कहीं भी जाएगा, भारत के अंदर कहीं भी जाएगा तो झाबुआ का ही कहलाएगा। इसका जीआई टैग मिलने का ये एक फ़ायदा होता है। और इसका जो काला रंग होता है ये मेलनिन वर्णक के कारण होता है और इसे काली माशी भी कहा जाता है। इसका हड्डियाँ खून काले रंग की होती हैं और इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है। इसके बारे में ज़्यादा इतनी ही पढ़ी हुई जानकारी है, अपन ने इसको खाया नहीं है, अपन पूरी तरह से वेजिटेरियन है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि आप लोगों को आंसर में नीचे कमेंट करके देना है। संडे हमारा ऑफ रहता है, सैटरडे का ये करंट अफेयर है। नर्मदा एवं तवा का संगम किस गांव में होता है? नर्मदा से जुड़ा हुआ प्रश्न है, नर्मदा जयंती थी इसलिए एक प्रश्न आपको पहले सॉल्व करा दिया। एक प्रश्न आप सभी के लिए होमवर्क के रूप में रहेगा, नर्मदा एवं तवा का संगम गाँव कौन सा है जहाँ पर इसका संगम होता है? अब आपको यहाँ पर बताना किसके बारे में है, तो पहले तो हमें संगम बताना है, साथ ही में नर्मदा और तवा नदियों के बारे में आपको विशेषताएं बतानी, 3 विशेषताएं आप सभी को बतानी है कमेंट करके। एक छोटे से प्रश्न में हम बहुत सारी चीज़ों की जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, हमारा मूल उद्देश्य यही रहता है। साथ ही में करंट अफेयर को शेयर करना नहीं भूलना है, आप लोग बीच बीच में बंद कर देते हैं। आप हमारी और आपकी जो मुलाकात होगी वो अब सोमवार को होगी, सुबह के करंट अफेयर 5 बजे आपका अपडेट हो जाता है, आपको मिल जाता है। PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना नहीं भूलना है। तब तक के लिए पढ़ाई अपनी चालू करके रखिए, टेस्ट सीरीज चालू है, आप इसको ज़्यादा डिटेल्स दिए गए नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। फिर हमारी मुलाकात होती है सोमवार को। जय हिंद, जय